हेलो क्लास नाइन्थ। तो अब तक आप लोग जो पीपीटी एग्ज़ाम देते थे उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होते थे। अब पीपीटी एग्ज़ाम अब नाइन्थ में आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। 20 मार्क्स का ही होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो अभी तक एक चैप्टर फिजिक्स में कंप्लीट हुआ है और बायो में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। तो दोनों जितना पढ़े हो उतने में मिला के हम क्वेश्चन बनाए हैं 20 मार्क्स का। फिजिक्स में 12 मार्क्स का आएगा फिजिक्स से, और 8 मार्क्स आएगा बायो से, ठीक है। फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट या सेकेंड कोई एक पूछेंगे, लेकिन प्रिपेयर आपको दोनों करना होगा। पता नहीं कौन सा पूछेंगे, आपको पता ही नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से आपको प्रिपेयर करना होगा। न्यूमेरिकल्स पूछेंगे हम, सर्कुलर मोशन पे बेस्ड होगा, नहीं तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पे बेस्ड होगा, या दोनों पे हो सकता है। तो न्यूमेरिकल पूछेंगे सर्कुलर मोशन पे, और दो न्यूमेरिकल रहेगा, सर्कुलर मोशन पे भी रहेगा और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पे भी रहेगा। दो न्यूमेरिकल्स हो गया, एक डेरिवेशन हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन तीनों में से एक या दो को डिफाइन करने के लिए दे देंगे। और चौथा है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए दे देंगे कि डिफाइन क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये फिजिक्स का सिलेबस है पीपीटी के लिए। अभी बायोलॉजी में देखोगे, ठीक है। बायो में अगर हम देखें, सेल थियरी, सेल लिनियज थियरी, दोनों में से कोई एक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछेंगे जो भी पूछना होगा हमको। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में से कोई एक को एक्सप्लेन करना होगा। हिस्ट्री ऑफ सेल्स, कौन डिस्कवर किया था सेल को, कौन डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो इस पे जो क्वेश्चंस लिखवाए थे पॉइंट वाइज, वो हिस्ट्री ऑफ सेल्स पे पूछेंगे। डिवीज़न ऑफ लेबर टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो बायो में इतने टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, और इतने टॉपिक से ही 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग इस वीडियो में इन टॉपिक्स को एक बार जल्दी देखते हैं, लेकिन अगर डिटेल में देखना है तो आप पुराने वीडियो को फिर से जिसमें एक्सप्लेन किए हैं उनको फिर से ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए, ठीक है। अभी हम जल्दी रिवाइज़ करते हैं। अभी देखना, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जैसे सबसे पहले एक्सप्लेन करना हमको, ठीक है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, if an object covers equal distance in equal interval of time, then its motion is called uniform motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रहा है, 10 सेकंड के बाद 5 किलोमीटर, 10 सेकंड के बाद 5 किलोमीटर, 10 सेकंड के बाद नेक्स्ट 5 किलोमीटर अगर जा रहा है, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम हर 5 सेकंड पे मॉनिटर कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं जिस भी व्हीकल से चल रहे हो। तो 5 सेकंड के बाद एक बार दिख रहा है कि 5 किलोमीटर गए, एक बार 5 सेकंड के बाद 10 किलोमीटर गए, एक बार 5 सेकंड के बाद से 25 किलोमीटर चले गए, एक बार 5 सेकंड के बाद 2 ही किलोमीटर गए। यानी कि कोई इसमें कोई रिलेशन नहीं है, कभी 5 किलोमीटर जा रहे, कभी 10, कभी 20, कभी 2। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फिर से इसका डिफिनीशन सुनना दोनों का। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब वीडियो पास करके उसको पहले से नोट करना, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। स्पीड क्या होता है? हम बोल सकते हैं स्पीड को द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। The rate of change of distance is called speed. It is a scalar quantity. It has only magnitude but no
डायरेक्शन। अगर हमको स्पीड के बारे में बोलना तो हम इतना बोल सकते हैं कि स्पीड क्या होता है, क्या कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। टाइम को रेट बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्पीड का डिफिनीशन हो गया। अब अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, एरो। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका भी यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो लास्ट कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। SI unit is meter per second. It is a vector quantity. It has both magnitude as well as direction. अभी हमको डिफाइन करना है एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन is the rate of change of velocity or the rate of change of speed. The rate of change of speed in a given direction, the rate of change of velocity is called acceleration. चाहे स्पीड अपन टाइम हो या वेलोसिटी अपन टाइम हो, बोथ गिव एक्सीलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम पर सेकेंड है ही है। ये भी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। ये एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन। अगर स्पीड बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, स्पीड कम होता जा रहा है निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, दोनों को डिफाइन करना हो तो दोनों डिफाइन के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाना। तो जब भी एग्जाम में सॉल्व करना तो क्या बनाओगे, ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ओ ले लेना इनिशियल पॉइंट। माना इनिशियल वेलोसिटी यू से यहाँ तक मूव किया है ए पर, यहाँ पे हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम स्पीड टाइम लिए थे। ए से बी तक गया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन और एक ऐसे, ये बी और सी और ये डी। यहाँ से यहाँ तक पूरा वी है, वी और ये है यू। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आमने सामने का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये इतना यू है तो ये भी क्या होगा, यू होगा। ये इतना टी है, ये भी क्या होगा, टी होगा। रेक्टेंगल के आमने सामने के लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पूरा वी है, ये इतना यू है, तो ये बी डी केवल क्या हो जाएगा, वी माइनस यू। ये ग्राफ बना लेना। ग्राफ बनाने के बाद क्योंकि तुमको ग्राफिकल करना है, तुम लिखना यहाँ पे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बता रहे हैं, ठीक है। स्लोप इक्वल टू होता है फार्मूला, स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है, ये ग्राफ लाइन है, ये इसका स्लोप है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर लाइन क्या है, बी और डी, और बेस लाइन क्या है, डी, ठीक है। और स्लोप स्पीड टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है।
स्पीड टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपन ए डी, ठीक है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू क्या है, v माइनस यू, देख के बता सकते हैं, v माइनस यू, और ए डी की वैल्यू क्या है, तो t, पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए टी हो जाएगा ये v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। माइनस यू को उधर भेज दो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। यही हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफाइन करना है, तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि अगर हमको निकालना हो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमको निकालना होगा कितना एरिया ये कवर किया। एरिया कितना कवर किया है, तो देखो अगर एरिया ये पूरा रेक्टेंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला एरिया कवर किया है और ये एरिया कवर किया है। तो एरिया कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे हमको पता चलता है कितना डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस इक्वल टू एरिया कवर्ड। थोड़ा सा मोबाइल किधर कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। एरिया कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, तो एरिया कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस को यहाँ पे एस से डिनोट करेंगे। तो एरिया में क्या क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एस इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एल इंटू बी, तो लेंथ है इसका ये और ब्रेथ है इसका ये, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हम ये मल्टीप्लाई में तो उल्टा कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए ओ इंटू ओ सी, ब्रेथ इंटू लेंथ लिखे हैं, बात वही हुआ, ए ओ इंटू ओ सी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये देखे एरिया, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, ठीक है। अभी क्या है, वैल्यू पुट करते हैं, ए ओ यानी कि यू और ओ सी यानी कि टी, यानी यू टी प्लस हाफ ए डी की वैल्यू टी और बी डी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू यहाँ पे तो निकाले हम लोग, बी डी की वैल्यू अगर निकाले हम यहाँ से ए टी आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू बी डी बाई ए डी लिखे हैं ना हम लोग, ए इक्वल टू बी डी बाई ए डी का वैल्यू टी, तो बी डी अपन कर सकते हैं टी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें बी डी और ए डी की वैल्यू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, बी डी इक्वल टू ए डी। चल ऊपर लिख देते हैं, ए इक्वल टू बी डी बाई ए डी है, यहाँ से इसको ऊपर डेरिवेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी डी रहने दो और ए डी की वैल्यू कितनी है, टी, जब ये जाएगा ऐसे तो बी डी इक्वल टू ए डी, यहाँ से ए इक्वल टू बी डी बाई ए डी से ले लिए है, वैल्यू पुट किए हैं, तो बी डी इक्वल टू क्या आ गया, ए टी, यानी हम यहाँ पे अभी बी डी रख देते हैं, इसमें हम बी डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी और बी डी की जगह पे ए टी, टी और टी मिलके क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, यानी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डेरिवेशन प्रूफ हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वीडियो को बार बार पास करके ज़रा इसको डेरिवेशन को सीख लेना, फर्स्ट और सेकेंड, इसमें से कोई भी एक रहेगा, ठीक है। ग्राफ बनाना होगा, फिर इतना लिखना होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं तो
अगर सेकंड बोलते हैं तो ये ग्राफ बनाना होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं सर्कुलर मोशन पे और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स हम वीडियो में, पुराने वीडियो में सॉल्व किए हैं, तो आप वहाँ से देख के उसको सीख लेना। सर्कुलर मोशन पे अभी हम रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन पे मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है। अब कोई रन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ए से मान लेते हैं पॉइंट से रन करना स्टार्ट करता है, मान लेते हैं ये पूरा 1 राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, 3 राउंड लगाया, जो भी लगाएगा वो ये सरकमफेरेंस कवर करेगा, ठीक है। यानी इस पर अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो ऐसे पूछता है कि मान लो कि अगर 1 राउंड लगाने में उसको लगता है 20 सेकेंड, ठीक है, और अगर वो 2 मिनट तक दौड़ा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो दौड़ रहा है वो 2 मिनट तक अगर दौड़ रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पे, तो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये है क्वेश्चन, डिस्टेंस और हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सोचो 1 राउंड में 20 सेकेंड लग रहा है ना, 2 मिनट में निकाल लो तुम कितने राउंड लगाएगा। कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 20 सेकेंड में इक्वल टू 1 राउंड, तो 2 मिनट यानी कितना सेकेंड, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड इक्वल टू कितना राउंड, 120 डिवाइड बाई 20, 2 6 12, यानी टोटल कितने राउंड हो गए हैं, 6 राउंड, ठीक है। 6 राउंड लगा रहा है। अब हमको डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू 2πr, यही तो होगा सरकमफेरेंस 1 राउंड पे। तो कितने राउंड लगा रहा है, 6 राउंड, 6 इंटू 2πr, 6 2 12, पाई का वैल्यू अगर हम 3.14 रख दें और रेडियस यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है डायामीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर, तो यहाँ पर 50 रख देते हैं। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 25 60 इंटू 3.14, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 जीरो इस पॉइंट को हटा देगा, तो ये आ जाएगा डी इक्वल टू 6 इंटू 314, यानी डी इक्वल टू 24 4 2 6 18, कितना मीटर हो गया। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। शुरुआत यहीं से किया, 6 राउंड कंप्लीट लगाया है, 5 और फिर आया तो छठा यहीं पे आ गया कंप्लीट। तो जो इनिशियल वही फाइनल, तो जब इनिशियल फाइनल एक ही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरह के सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो उसको तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स तुमको फर्स्ट वीडियो में भी नहीं क्लियर हो रहा है तो तुम एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, एक दो न्यूमेरिकल्स और समझा देंगे इस पर, ठीक है। तो अभी ये रिवीजन वीडियो में फिजिक्स का हो गया। हम एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम बायो को एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, बायो के टॉपिक्स को, ठीक है। तो इस मतलब आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बायो का रिवीजन करेंगे। तो फिजिक्स का रिवीजन तुम लोग अच्छे से कर लेना। जो भी क्वेश्चन अगर फंसता है कमेंट बॉक्स में बोलना कि सर इस पर ज़रा 1 2 न्यूमेरिकल और बता दीजिए, हम बता देंगे, ठीक है। तुम लोग ऑनेस्टली टेस्ट देना। तुम लोग घर पे बैठे हो तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है चीटिंग करने का, लेकिन एक रिक्वेस्ट कहो या फिर एक होप कहो कि तुम लोग जो है ऐसा हम होप करते हैं कि तुम लोग चीटिंग नहीं करोगे। तुम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर चीटिंग करते हो तो तुम लोग अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है खुद को इवेलुएट करने के लिए होता है कि कितना हमारा प्रिपरेशन हुआ, कितना हम सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है। तो खुद को चीट करने से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है। और इसको तैयार करो, टाइम है अभी आपके पास, अच्छे से प्रिपेयर करो और एग्ज़ाम दो, ठीक है। अच्छे से दो, ऑनेस्टली दो, ठीक है। तो इसी होप के साथ कि आप ईमानदारी से अपना टेस्ट देंगे,
ठीक है। भले ही टीचर बहुत दूर है आपके लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आप ईमानदारी से टेस्ट देंगे, इसी होप के साथ में इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या कहते हैं बायो का रिवीजन करा देंगे। सारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है फिर पूछ लेना, लेकिन ऑनेस्टली ही आपको टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।